बच्चों, आज हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ते हैं। क्यों हमको संधारित्र का संयोजन करना पड़ा, किस लिए करना पड़ा, हम ये देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। यदि हमको परिपथ में उपलब्ध धारिता है, उस उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है, तो वह संधारित्रों का संयोजन कहलाता है ना। तो हम यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन दो तरीके से कर सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर उपलब्ध और इच्छित शब्द को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे पास 1 फैरेड के 2 संधारित्र हैं। इन संधारित्रों से मुझे यह मेरे पास है, यह उपलब्ध धारिता हो गई, और इससे मुझे एक या तो 2 फैरेड का संधारित्र चाहिए या 0.5 फैरेड का संधारित्र चाहिए। तो मुझे इनमें से इन दोनों में से मुझे किस तरीके से इसको मैं संयोजित करूं कि मुझे यह इच्छित धारिता प्राप्त हो जाए, यानी यह मेरे पास उपलब्ध है, यह उपलब्ध धारिता हो गया। अब हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम उदाहरण के तौर पर 3 संधारित्रों को लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन क्या है इसको समझ लेते हैं। डायग्राम को समझने के पहले हम देखते हैं यहाँ पर 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन अगर किया जाता है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और इसी तरह से दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पहले संधारित्र की पहली प्लेट से हम जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से यह जो है ऐसे ही सिलसिला आगे चलते रहता है। और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये अंतिम संधारित्र है, उसकी दूसरी प्लेट को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं और पहले संधारित्र के पहली प्लेट को आवेशित करते हैं। यहाँ से हम इसको आवेश देते हैं। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम 3 संधारित्र लिए हैं, C1 और C2, C3। ये इन संधारित्रों की धारिता है। पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे संधारित्र की C3। यहाँ पर पहले संधारित्र का पहला प्लेट यह इस तरह से आवेश इसको दिया गया है, दूसरे प्लेट यह है। तो पहले प्लेट और दूसरे प्लेट में यहाँ पर हम यह देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ जब आवेश प्लेट A को आवेशित किया जाता है, तो यहाँ पर प्लेट A पूरी तरह से पहला प्लेट आवेशित हो जाता है। फिर इसका दूसरा प्लेट यहाँ पर प्रेरण की प्रक्रिया होती है, ऋणात्मक आवेश यहाँ पर हो जाएगा और इधर दूरवर्ती तल में धनात्मक आवेश। इस चीज को हम समझ चुके हैं पहले से ही। अब यह जो आवेश जो है, फिर यहाँ पर ये जो धन आवेश है, इस तरह से यहाँ पर दूसरे संधारित्र में जाता है। तो पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है किसी चालक तार के जरिए से। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर धनावेश यहाँ पर पहुंच जाता है, यह आवेशित हो गया। इन दोनों और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट और पहले प्लेट के बीच में प्रेरण की प्रक्रिया होती है। तो दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट में यहाँ पर ऋणात्मक आवेश इस तरह से आ जाता है। यहाँ पर क्लियर? अब श्रेणी क्रम संयोजन को देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में हम समझने के लिए 3 संधारित्रों को लेते हैं। पहले संधारित्र का यह पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरे संधारित्र का पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट है। हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को हम दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से किसी भी चालक तार के जरिए से जोड़ देते हैं, और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से हम इस तरह से जोड़ देते हैं। तो ये एक एक करके टर्न बाय टर्न ये जुड़ गए। क्लियर? तो इस तरह से ये श्रेणी क्रम में संयोजित हो गए। और यहाँ पर हम अब पहले संधारित्र के जो पहला प्लेट है उसको आवेश देते हैं, और अंतिम संधारित्र यानी तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं।
तो इस तरह से हम श्रेणी क्रम संयोजन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आवेश देने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पॉइंट ए और इस पॉइंट बी दोनों के बीच में हम एक सेल लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर V उत्पन्न हो जाए। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक पाइप हम ले लेते हैं, यह इस प्रकार से है, यहाँ पर ये पाइप इस प्रकार से, और इसकी मोटाई यहाँ पर कुछ ऐसी है, उसके बाद कुछ फिर थोड़े दूर तक के इस तरह से हो गई, इस प्रकार से। तो यहाँ से हम पानी डालते हैं तो इधर भी जितना पानी यहाँ से जाएगा उतना पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। ओके, तो इसी प्रकार से ये आवेश होता है। यहाँ पर जैसे रास्ते अलग अलग है, जैसे यहाँ पर पतला है, फिर मोटा है, फिर मोटा है, वैसे ही आवेश यहाँ से Q के प्लस Q के रूप में जा रहा है, फिर यहाँ पर उतना ही आवेश जाएगा। देखिए यहाँ पर भी उतना ही आवेश गया, यहाँ पर भी वही है, उतना आवेश गया। इन सभी से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में Q का मान, आवेश का मान नियत होता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। विभवांतर जो है बिंदुओं पर निर्भर करता है। क्लियर? और तीसरी बात हमको यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर जब हमको कम धारिता की आवश्यकता होती है तब हम यहाँ संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में करते हैं। ठीक है, अब हमको ये चीज़ जो है ध्यान में ये रखना है और याद रखना है कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर रहे हैं तो आवेश का मान यानी Q नियत रहेगा। इस डायग्राम को याद रख लेना। ठीक, रास्ते कैसे भी हो लेकिन Q का मान ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन विभवांतर बिंदुओं पर निर्भर करता है, इसलिए इन दोनों प्लेटों के बीच में पहले संधारित्र का विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र का विभवांतर V2, तीसरे संधारित्र का विभवांतर V3 होगा। ये कैसे होगा इसको देखते हैं। हम बैटरी से जैसे ही कनेक्टेड करते हैं, यहाँ पर आवेश पहले संधारित्र के पहले प्लेट में आवेश धनात्मक रूप में इस तरह से धन प्लस Q आवेश के रूप में यहाँ पर संचरित हो जाता है। अब इस संधारित्र पहले के दोनों प्लेटों के बीच में प्रेरण की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर दूसरे प्लेट के निकटवर्ती तल में, पहले प्लेट का जो निकटवर्ती तल है वहाँ पर ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है और दूरवर्ती में धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव इस पर अधिक पड़ता है और यह धन आवेश जो है, चूँकि इसका कनेक्शन C2 से है तो यह धन आवेश प्लस Q से के रूप में यहाँ पर दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट में इस तरह से यहाँ पर धनावेशित आ जाता है। क्लियर? अब इस दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच में यहाँ पर प्रेरण की प्रक्रिया होती है, तो इस दूसरे प्लेट के जो इस तरफ वाला जो तल है यहाँ पर ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है और दूरवर्ती तल में धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। अब इस संधारित्र C2 का कनेक्शन किससे है? C3 से है। तो फिर यहाँ पर यह जो प्लस Q आवेश है यहाँ पर दूसरे प्लेट में यहाँ का प्लस Q आवेश इधर फिर आ जाएगा, तो C3 का जो पहला प्लेट है फिर धनावेशित हो जाता है दोनों तरफ। और C3 जो संधारित्र है उसके दोनों प्लेटों के बीच में, यानी तीसरे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर प्रेरण की प्रक्रिया होती है। तो तीसरे संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है वह उसका निकटवर्ती तल ऋणात्मक आवेशित हो जाता है और दूरवर्ती तल धनात्मक आवेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि फिर ये प्लस Q आवेश इस तरह से इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम फाइनली ये कह सकते हैं कि इस संयोजन के पहले वाले प्लेट में प्लस Q आवेश और अंतिम वाले प्लेट में माइनस Q आवेश रहेगा। क्लियर? तो इनमें हम यहाँ पर इसका इस तरह से पहले प्लेट इस संधारित्र संयोजन के पहले प्लेट का संबंध प्लस Q से और अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वीकृत रहता है। तो ये जो प्लस Q आवेश है यहाँ पर चला जाता है। तो फाइनली इस संयोजन के पहले प्लेट में प्लस Q आवेश और अंतिम प्लेट में माइनस Q आवेश रहता है। क्लियर? मैं एक बार और इसको फिर से कह देती हूँ
कि इस संयोजन को मैं परिभाषित कर देती हूँ कि जब हम 3 संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इस प्रकार से संयोजित होती है। क्लियर? और पहले संधारित्र का पहले प्लेट को आवेश दिया जाता है और तीसरे संधारित्र के अंतिम प्लेट को पृथ्वीकृत किया जाता है। तो इस प्रकार का जो सेटअप होता है वह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर? हमको यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है। आप और तीसरी तो हमको बाद में ध्यान में रखना है, वो भी हम कह सकते हैं अभी भी कि क्यू नियत रहेगा, विभवांतर अलग अलग होगा और धारिता कम की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे ही यहाँ पर यह प्लस क्यू आवेश हो गया, यह ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा यह प्लेट, तो इन दोनों के बीच में विभव का अंतर हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा? V1। वैसे ही यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में V2, इन दोनों प्लेटों के बीच में V3। आवेश देख रहे हैं आप लोग एक ही है और यहाँ पर ये इस तरह से है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। इसके लिए हमको मेन क्या निकालना है, हमारा गोल क्या है? धारिता निकालना है। अब यहाँ पर इसके लिए एक हम तुल्य परिपथ बनाते हैं कि यह जो है ये तो 3 मिलकर हो रहे हैं, तो इनका जो संयोजन जो है उससे जो हम एक तुल्य परिपथ बना सकते हैं इसका। तो वह कैसा होगा देखिए आप, यह इस संयोजन का पहला प्लेट होगा जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है इस तरह से, और इस संयोजन का यह दूसरा प्लेट होगा वहाँ पर माइनस क्यू आवेश मौजूद रहेगा, और इस प्रकार से यह वाला जो है दूसरा प्लेट जो है पृथ्वीकृत रहेगा और इसकी जो धारिता रहेगी वह C रहेगी। इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभव रहेगा वह V रहेगा। यह हो गया तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ को हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आप लोग 3 स्टूडेंट्स मिलकर क्लास की सफाई करते हो और उसमें से आपकी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो उतना ही काम को एक अकेला कर देता है, तो इन तीनों का यह इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं? तो इन तीनों जो हैं जो काम कर रहे हैं वह यहाँ पर यह अकेला यह जो है संधारित्र कर रहा है, तो इस संयोजन का यह तुल्य परिपथ होगा। आइए हम इसी के बारे में आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला संधारित्र। पहले संधारित्र की धारिता C1, यहाँ पर आवेश की मात्रा Q और विभवांतर V1 अभी हम लोग डायग्राम में देखें, और दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और आवेश Q और विभवांतर V2। तीसरे संधारित्र की धारिता C3, आवेश Q और विभवांतर V3। अब हम संयोजन के परिणामी विभवांतर निकालते हैं। चूँकि हमको डायग्राम में दिख रहा है कि पूरा ये जो विभवांतर का मान है V, वह जो है यहाँ पर V1, V2 और V3 के, क्योंकि विभवांतर का मान यहाँ पर बदल रहा है तो उसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर इस डायग्राम से ये लिख सकते हैं कि संयोजन का परिणामी विभवांतर V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। लेकिन हमारा गोल क्या है कि हमको इस संयोजन की धारिता का मान निकालना है। ठीक, हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास हमको पता है कि किसी भी चालक को यदि हम आवेशित करते हैं तो जैसे जैसे आवेश का मान देते हैं उसमें विभवांतर का मान बढ़ते जाता है। तो हम यहाँ पर Q इक्वल टू C इंटू V लिख सकते हैं। क्लियर? आगे फिर हम इस प्रकार देखते हैं। अभी हम Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल V देखें, इसके जरिए हम Q इक्वल टू C इंटू V। तो इसी चीज़ को हम पहले संधारित्र के लिए देखते हैं। तो वहाँ पर आवेश का मान Q था, धारिता C1 और विभवांतर V1 था। तो Q इक्वल टू C1 इंटू V1 ये हमको मिल गया। तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 ये मिल गया। इसी तरह से हम दूसरे संधारित्र के लिए इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 मिल गया हमको। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए इस फॉर्मूले से V3 इक्वल टू Q अपॉन C3 मिल गया। ओके, इन तीनों वैल्यूज़ को हम पहले वाले इक्वेशन में रखते हैं। हमारा पहला इक्वेशन था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी परिणामी
विभवांतर का मान था ये। तो v इक्वल्स टू हम इनकी वैल्यू रख देते हैं Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ये आ गया। इन तीनों स्टेप में देखिए आप Q कॉमन है, तो v इक्वल्स टू Q इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ब्रैकेट क्लोज, इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि तुल्य धारिता, तुल्य परिपथ हम निकाले थे ना वहाँ पर, तो उसी तुल्य परिपथ के बारे में हम बात करते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। इस तुल्य परिपथ का तुल्य धारिता हमको निकालना है। मैंने बताया वहाँ पर तीनों संधारित्र मिलकर जो काम कर रहे हैं उसको एक अकेला तुल्य परिपथ मिलकर काम कर रहा है। तो इस तुल्य परिपथ की धारिता क्या होगी उस चीज़ को देखते हैं। यदि तीनों संधारित्र के स्थान पर हम C धारिता वाला एक अकेला संधारित्र की कल्पना करें, जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही और अभी भी देखते हैं, जिसमें Q आवेश पर उसकी दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है, तो इस तुल्य परिपथ की धारिता को हम तुल्य धारिता कहेंगे। क्लियर? तो इस तुल्य परिपथ के लिए यहाँ पर आवेश Q है और धारिता C है और विभवांतर V होगा। ओके, यहाँ पर भी हम बैटरी से कनेक्ट करते तभी यहाँ पर पहले प्लेट में आवेश जाता है और इस यहाँ पर यह जो दूसरा प्लेट है वह पृथ्वीकृत रहता है। पूरा कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा। ओके, तो इस संयोजन का यानी इस तुल्य परिपथ का तुल्य धारिता हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V। फिर हम Q इक्वल्स टू C इंटू V से हम यहाँ पर C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V हमको मिल जाता है। यहाँ से हम फिर डायरेक्ट हम V की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो V इक्वल्स टू Q अपॉन C हमको यहाँ से मिल जाता है। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन 2 ये है। यहाँ पर V की वैल्यू हम लेफ्ट साइड में रख देते हैं। तो Q अपॉन C इक्वल्स टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमको मिल गया। अब देखिए आप दोनों तरफ Q कॉमन है, तो हमको क्या मिल रहा है 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो हम ये कह सकते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो यह जो है श्रेणी क्रम संयोजन का यहाँ पर तुल्य धारिता का मान है। ओके, तो आगे फिर हम देखते हैं, इधर कुछ पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पर कि संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता था। ये हमने अभी प्रूफ किया, हम ये रिजल्ट लेकर आए। यही चीज़ अगर हम दो संधारित्र के लिए अगर देखते हैं तो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसा हमको मिलेगा। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं C1 C2 और इधर ऊपर में C1 प्लस C2 ऐसा आ जाएगा। तो 1/C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2। हम यहाँ पर चूँकि यहाँ पर व्युत्क्रम रूप में है ये, तो C की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। तो C इक्वल्स टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 हमको ये मिल जाता है। ये हमने ये 3 के लिए देखा, ये 2 के लिए देखा, 3 के लिए भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, आगे फिर हम देखते हैं, यदि अभी तक तो हम 3 का देखे और 2 का देखे, यदि हम श्रेणीक्रम में संधारित्रों को में n संधारित्रों को संयोजित करते हैं तो वहाँ पर तुल्य धारिता का मान क्या मिलेगा। तो 1/C तुल्य धारिता इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, यहाँ तक कहाँ तक 1/Cn तक। तो 1/C यानी तुल्य धारिता का मान यह जो है कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, n और C कैसा है 1/ के रूप में है, तो क्या हो जाएगा n इंटू 1/C यानी n/C के रूप में। तो इस तरह से ये व्युत्क्रम के रूप में है। ये देखिए आप, जैसे हम लोग यहाँ पर निकालें ना वैसे ही यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर हमको तो तुल्य धारिता का मान निकालना है। तो तुल्य धारिता इक्वल्स टू क्या, ये अपोजिट हो जाएगा C/n हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको याद रखना है कि यदि श्रेणीक्रम संयोजन में n संधारित्रों को संयोजित किया जाता है तो तुल्य धारिता के लिए इस तरह से हम इसका रिजल्ट मिलेगा और फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा C/n के रूप में। क्लियर? आगे फिर हम देखते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन में यदि प्रत्येक संधारित्रों के प्लेटों में आवेश नियत रहता है हम और विभवांतर बदलता है। हम लोग स्टार्टिंग में ही कहे कि Q यहाँ पर श्रेणीक्रम संयोजन में हमको ये याद रखना है कि Q का मान नियत होता है और V का मान
यानी विभवांतर जो है बदलते रहता है। इस चीज़ को हमको याद रखना है। जब हम समांतर क्रम पढ़ेंगे तो समांतर क्रम संयोजन में वहाँ पर इसका जस्ट विपरीत होगा। Q का मान बदलेगा और V का मान नियत रहेगा। क्लियर? यहाँ पर Q का मान नियत और V का मान बदलते रहता है। ओके, आप इस पेन को याद रख कर करिएगा कि इस पेन में अगर हम यहाँ से इस वाले जगह से अगर हम पानी जितना डालते हैं उतना ही इधर से निकलेगा। जहाँ मोटा पतला जो भी एरिया है वहाँ से जो कत्यो निकलेगा, सेम वैसे ही आवेश होता है। इस श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, इसी तरह से होता है वहाँ पर। ओके, अब हम यहाँ हमने देखा कि Q नियत और विभवांतर नियत नहीं होता है। तो Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V वाले फॉर्मूले पर आ जाते हैं। इससे हमको Q = C × V मिल जाता है। अब चूंकि यहाँ Q नियत है यानी Q कांस्टेंट है तो इधर वाला वेरिएबल होगा, तो यानी C1 Q = C1 × V1 = C2 × V2 हम ऐसा लिख सकते हैं। जितने भी संधारित्र लें उनके लिए, फिलहाल मैं 2 के लिए लेती हूँ। तो Q = C1 × V1 = C2 × V2। तो Q हम यहाँ पर ये दोनों आपस यहाँ पर Q = C1 × V1 = C2 × V2, यह हम जितना भी ले सकते हैं, हम 2 के लिए लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा C1 × V1 = C2 × V2। यहाँ पर फिर देख लेते हैं हम C1/C2 लिख सकते हैं, सेम वैसे ही इधर V1/V2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ये रेशियो के रूप में इसको लिखा जा सकता है C1:C2, यानी C1:C2 = V1:V2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो दिख रहे हैं C1:C2 यहाँ पर, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि V व्युत्क्रमानुपाती C के, ओके, C के व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन V समानुपाती होगा 1/C के। दोनों बात में अंतर है। V व्युत्क्रमानुपाती C के, ओके। तो प्रत्येक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा। अब हम लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों का मान संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में लगे सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास यदि पहला संधारित्र है 1 फैरेड का, दूसरा संधारित्र है 2 फैरेड का, तीसरा संधारित्र है 3 फैरेड का, इसको मैं यहाँ पर श्रेणी क्रम में संयोजित करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ओके, तो 1/C = 1/1 + 1/2 + 1/3। इसको हम सॉल्व करते हैं, LCM आ जाता है 6। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 इधर, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3, इधर आ जाएगा 2। कितना आया? आप इसको करिए, 9 + 2 11/6 आया, यानी 6 = हमको मिल जाता है C = 6/11। इतना फैरेड मिलता है। आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है ये? यह डेसिमल के पॉइंट में, डेसिमल के फॉर्म में आएगा ये। ओके, तो हमारे पास हम स्टार्टिंग में जो हमको जो क्वेश्चन दिया गया था कि हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर हैं, तो उनको हम इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और हमको 0.5 फैरेड धारिता मिलेगा। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमको हम अभी देखें, 1/C = 1/C1 + 1/C2। हम इन वैल्यूज़ को रखते हैं। 1/C = 2 मिल गया। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 0.5 फैरेड मिलता है। तो इस प्रकार हम कम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे। ओके, थैंक यू।